प्रिय विद्यार्थी, अभिव्यक्ति और माध्यम का अगला पाठ है कैसे बनती है कविता, अर्थात कविता लेखन। आइए इस पे बात करते हैं। कहा गया है, नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभ तत्र शक्ति स्थित्रापि दुर्लभा। अर्थात संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, उस पर विद्या प्राप्ति और भी दुर्लभ है। कवित्वम यानी कवि होना उससे भी अधिक दुर्लभ है, और उसमें भी प्रतिभा संपन्न कवि होना अत्यधिक दुर्लभ है। सुप्रसिद्ध गीतकार पद्म भूषण गोपाल दास नीरज ने कहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। शीर्षस्थ लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन के बारे में कविता के बारे में कहते हैं कि कविता से तुम भी रोटी नहीं पाओगे, लेकिन कविता पढ़ोगे तो रोटी सलीके से खाओगे। चलिए, कविता का जन्म वाचिक परंपरा, वाचिक अर्थात सुनने सुनाने की परंपरा के रूप में हुआ, लेकिन आज यह इसी के साथ लिखित रूप में भी हमारे सामने उपस्थित है। कविता क्या है, यह एक कठिन सवाल है, लेकिन इस कठिन सवाल के बावजूद कविता हमारी संवेदना के बहुत नज़दीक होती है। यह हमारे मन को छू लेती है और कभी कभी झकझोर देती है। इसकी जड़ों में संवेदना है, रागात्मकता है। इसी संवेदना और राग तत्व के कारण कवि सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। कविता लिखने के बारे में विद्वानों के दो तरह के विचार हैं, जिसमें एक तो वे हैं जो यह कहते हैं कि कविता रचने की कोई प्रणाली या तरीका सिखाया या बताया नहीं जा सकता। लेकिन पश्चिमी देशों के अनेक विश्वविद्यालयों में अब अपने यहाँ विद्यार्थियों को कविता लेखन का बाकायदा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब नृत्य कला, गायन, संगीत, चित्रकला आदि कलाएं सिखाई जा सकती हैं, तो कविता क्यों नहीं सिखाई जा सकती? दूसरी ओर विद्वान यह तर्क देते हैं कि कविता इसलिए सिखाई नहीं जा सकती क्योंकि कविता के मूल में है संवेदना और राग तत्व, जो परिवेश और संस्कार से पैदा होते हैं। इन्हें बाहर से कैसे सिखा सकते हैं? ये तो किसी के भी आंतरिक गुण होते हैं। यदि किसी के मन में किसी सुंदर वस्तु को देखकर कोई भाव पैदा नहीं होता, तो वह उस वस्तु की सुंदरता पर कैसे कविता लिख सकता है? किसी को रोता तड़पता देखकर मन में करुणा का भाव जागृत नहीं होता, तो वह कवि हो ही नहीं सकता। चित्रकला, संगीत आदि कलाओं में बाहरी उपकरण की जरूरत पड़ती है, लेकिन कविता ऐसी कला है जिसमें किसी बाहरी उपकरण की सहायता नहीं होती। इसमें कवि अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार शब्द जुटाकर उन्हें लयबद्ध करता है। इसलिए कविता की सबसे बड़ी और सबसे पहली शर्त है कि हमारा शब्दों के साथ उचित मेल जोल हो। अंग्रेजी कवि W.H. ऑडेन ने कहा है, प्ले विद वर्ड्स, अर्थात किसी भी कवि के लिए आवश्यक है कि उसे शब्दों से खेलना आता हो। जैसे बचपन में बच्चे तुकबंदी करते हैं, वह खेल खेल में कहते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 में लगा तागा, चोर निकल कर भागा। और यहीं से रचनात्मकता अपना आकार लेने लगती है। शब्दों से खेलना, उनसे मेलजोल बढ़ाना, शब्दों के भीतर छिपे अनेक अर्थों की परत खोलने जैसा होता है। अर्थात एक शब्द अपने भीतर कई अर्थ छुपाए रहता है। प्रसिद्ध कवि रघुवीर सहाय कविता में शब्दों से कैसे खेलते हैं। अगर कहीं में तोता होता तो क्या होता? तोता होता। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि कविता में प्रत्येक शब्द का अपना महत्व होता है, और एक शब्द के स्थान पर अगर दूसरे को रख दिया जाए तो भावार्थ पूरी तरह से बदल सकता है। एक बिंदु है आगे कि बिंब और छंद।
अर्थात आंतरिक लय, ये क्या होता है? अपने वातावरण को बाहरी दुनिया को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जानते हैं। बाहरी संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अचानक मन के भीतर कुछ चित्र बनने लगते हैं। यह स्मृति चित्र शब्दों के सहारे कविताओं में बिंब बनाते हैं। प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत की चर्चित कविता है संध्या के बाद। इसका एक दृश्य देखें। तट पर बगुलों सी विधवाएं जब ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर्रोदन। इन पंक्तियों में बगुलों सी विधवाएं पढ़कर हमारी स्मृति में बगुले आकार लेने लगते हैं। उनकी सफेदी और विधवाओं का वेश, जो कि सफेद साड़ी पहने हुए हैं और जिनके सिर घुटे हुए हैं, वे और बगुले आपस में एकाकार हो जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत ने कविता के लिए चित्रात्मक भाषा को अनिवार्य बताया है, क्योंकि चित्रों या बिंबों का प्रभाव मन पर गहरा पड़ता है। ऐसे बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज हमें अधिक प्रभावित करती है। छंद अर्थात आंतरिक लय कविता का अनिवार्य अंग है। मुक्त छंद कविता लिखने के लिए भी जरूरी है कि उसमें आंतरिक लय हो। कवि को भाषा के संगीत की अच्छी पहचान होनी चाहिए। कवि नागार्जुन की एक बहुत चर्चित कविता है बादल को घिरते देखा है। यह कविता मात्रा की गिनती के अनुसार किसी विशेष छंद में नहीं है, लेकिन इसमें संगीतात्मकता है और लय का सुंदर प्रवाह है। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रत्येक सशक्त कवि अपनी कविता में जिस परिवेश, जिस वातावरण को उभारता है, उसकी शब्दावली भी उसी के अनुसार होती है। अगर वह गांव की बात कर रहा है तो उसके शब्द गांव के परिवेश से जुड़े होंगे। अगर वह धार्मिक परिप्रेक्ष्य में कविता लिख रहा है तो शब्दावली भी वैसी ही होगी। आइए अब बात करते हैं कविता के कुछ महत्वपूर्ण घटक क्या हैं। कविता के कुछ महत्वपूर्ण घटक की बात करें तो पहला है कविता क्योंकि भाषा में रची जाती है, इसलिए कवि को भाषा का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरा बिंदु है भाषा को सहज और सरल होना चाहिए। वह प्रचलित होनी चाहिए, लेकिन कविता की संरचना ऐसी हो कि पाठक को उसमें नवीनता का बोध हो। इसी के साथ कविता में संकेतों का भी बहुत महत्व होता है। कविता की अनेक शैली होती हैं। शैली अर्थात वाक्य के गठन की विशिष्ट प्रणालियाँ, इसलिए विविध काव्य शैलियों का ज्ञान भी कवि के लिए आवश्यक है। तीसरा बिंदु है प्रत्येक कवि के लिए छंद के अनुशासन की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, तभी वह कविता की आंतरिक लय का निर्वाह कर सकेगा। कविता छंद और मुक्त छंद दोनों में ही होती है। मुक्त छंद में लिखने के लिए भी इसका ज्ञान होना जरूरी है। चौथा बिंदु है कविता के लिए अपने समय और वातावरण का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक समय की अपनी कुछ प्रचलित प्रवृत्तियां होती हैं। अगर कवि को इनकी जानकारी नहीं है तो वह समर्थ कवि नहीं हो सकता। पांचवा बिंदु कवि का कार्य गागर में सागर भरना होता है, अतः कवि को कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने का तरीका आना चाहिए। और अंतिम छठा बिंदु कवि के पास नवीनता बोध होना, अर्थात किसी भी वस्तु को देखने का एक नया नजरिया होना बहुत जरूरी है। बिना इसके कविता लेखन संभव नहीं है। धन्यवाद।